नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से। एक दर्दनाक खबर आई है जहां मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग भी शामिल हैं। 2 सगे भाई, उनके चाचा की भी मौत हुई है। इलाज के लिए 2 ग्रामीण ग्वालियर भेजे गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 10 लोगों का मुरैना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक खुद गांव पहुंचे हैं। किसी भी तरह से स्थापित नहीं हुआ कि शराब वो जहरीली है, क्योंकि जो पीएम कर्ता चिकित्सक हैं, एफएसएल टीम है, अन्य जो अधिकारी थे, उन सबसे चर्चा के बाद अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। तो पर कुछ लोगों ने शराब पी थी, ये सही है। शराब उन्होंने कहाँ से क्रय की थी, किस डिस्टिलरी की थी, क्या लॉट था, इसकी हम लोग अभी जांच चल रही है और इस संबंध में जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है। तो अभी तक ये जो तथ्य है कि 10 लोग उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने जो शराब पी है और कुछ जो भी खाना खाया होगा, और उस सब की फाइनल पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थापित होगा कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 11 लोगों की अब जान जा चुकी है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, मुरैना से क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? जो 10 लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं, उनकी भी हालत कैसी है वो भी बताएं, और किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? जी बिल्कुल जया, इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। मुरैना के ही 2 थाना क्षेत्रों में जो 2 अलग अलग गांव हैं, पावली और मानपुरा, उसके ये लोग बताए जा रहे हैं। 6 लोगों की एक गांव से और दूसरे गांव से 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 10 लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसमें जिनको 2 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले गृहमंत्री ने ऐलान किया कि वहां के ये जो थाना इंचार्ज हैं, उनको उन्होंने निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन जया, ये पहला मामला नहीं है। अगर आपको याद होगा तो हमने जून जुलाई में यह खबर दिखाई थी, बेहद चौंकाने वाली, एक स्टिंग ऑपरेशन भी छोटा सा किया था कि कैसे लॉकडाउन में जब शराब की दुकानें बंद हैं तो लोगों ने सैनिटाइजर पीना शुरू कर दिया है। और कई सारे जगहों पर उसके बाद ये भी खबरें आई कि ज्यादा सैनिटाइजर पीने से लोगों की मौत हुई है। रतलाम में इससे पहले 8 लोगों की मौत की खबर आई थी। कुछ दिनों पहले उज्जैन में 11 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत की खबर आई थी। ऐसे में बार बार जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी भी तरह के माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, तो इस तरह अवैध शराब बनाने वालों, बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो थाना इंचार्ज रहता है, उसको सब पता रहता है कि उसके इलाके में कहां कहां जुए के फड़, सट्टा और ये सब अवैध शराब, नकली शराब या अवैध तरीके से शराब बेची और बनाई जा रही है। तो ऐसे में उन पर कार्रवाई नहीं होना कई सारे सवालों को जन्म देता है, और इसकी परिणति कई बार ऐसे दुखद मामलों में होती है जहां कई लोगों की मौत हो जाती है, जैसा अभी मुरैना में हुआ है। जया जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है कि एक सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही से जुड़ा मामला भी है, क्योंकि सब कुछ जानते बूझते भी क्यों नहीं पहले ही सख्त कदम उठा लिए जाते, जिनसे कि इन जानों को जाने से बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग द्वारी। अनुराग की वो रिपोर्ट भी हमें याद है, जब लॉकडाउन के दौरान, जैसे अनुराग ने बताया, लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया था क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, लेकिन बावजूद इसके कई लोगों की जान भी गई थी। कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती और इस तरह की घटनाएं बदस्तूर जारी है। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से, जहां मालवा निमाड़ के 3 इलाकों से दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हिंसा की खबरें सामने आई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि उनकी रैली पर पत्थर चले। वहीं मुस्लिम इलाके के लोगों का आरोप है कि उन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। यहां तक 2 समुदाय के बीच हिंसा का मामला लग सकता है, लेकिन घटना का राज्य सरकार ने जिस तरह से पूरा मामला लिया, उससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज के तरीके पर सवाल जरूर उठने लगे। आइए देखते हैं अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। करीब 10 दिन पहले इंदौर के चंदनखेड़ी में हिंसा भड़की। गांव जाने वाले रास्ते अब शांत हैं। राम मंदिर के नाम पर उस वक्त युवाओं की भीड़ गांव की तरफ बढ़ी थी। आज हालात सहज तो नहीं, लेकिन शांत हैं। हुआ क्या,
इसकी पड़ताल में हम चंदनखेड़ी पहुंचे। पुलिस के मुताबिक इस पिटाई से माहौल भड़का। कुछ युवक बाइक सवारों को पीटते दिख रहे हैं। वहां लाठियां भी इकट्ठा हैं। ये सब पुलिस के रोके भी नहीं रुके। हालांकि कुछ मुस्लिम बुजुर्गों को देखा जा सकता है जो नौजवानों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी रैली में शामिल एक युवक की आप बीती सुनिए। के चंदा एकत्रित के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने के समय उनने पीछे से पथराव चालू कर दिया, पीछे से लाठीचार्ज कर दिया हमारे भाई के ऊपर और कम से कम 200 पीछे से 200 मानक उनने हमला किया हमारे ऊपर। आगे गांव में बाइक सवारों की भीड़ ईदगाह की मीनार तोड़ते दिखी उस दिन के एक वायरल वीडियो में। इस पूरे मामले में सरकार की बेहद आलोचना की जा रही है, ये कहते हुए कि उसका रवैया एक पक्षीय रहा है। पुलिस ने 27 मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि 2 हिंदुओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, वो भी अज्ञात हैं। कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। स्थानीय प्रशासन ने लगभग मुसलमानों के 17 घरों को तोड़ा है, ये कहते हुए कि वो अधिकृत नहीं हैं। ये एक दूसरा नया वीडियो है गांव के आखिरी छोर का, जहां कादिर पटेल के घर खेतों से भीड़ आ रही है। घर के बाहर से धुआं उठ रहा है। भीड़ एक युवक को पीट रही है, तभी कोई अंदर से हथियार लेकर आता है और भीड़ पीछे हटती है। उस वक्त 2 गोलियां भी चली और एक शख्स गिर गया। तभी फ्रेम में कुछ पुलिस वाले भी दिखते हैं। इस वीडियो की सच्चाई समझने हम कादिर पटेल के घर पहुंचे। सदाम जी, आपके हाथ में भी टाके आए? हाथ में तलवार लगी हुई है। तलवार लगी थी। जो लोग थे उनको पहचान पाएंगे कि आप लोग जो लोग आए थे यहाँ पर गांव के थे या कहीं बाहर से? ये कनवासा गांव के थे पास के, और दूसरे बाहर के भी आए हुए थे। अकेले को भूल गए थे। अच्छा, सब आ गए थे और इसको लेने गए थे। इस पे भी आग लगा दी थी, ये तो बच गई। सच्चाई की पड़ताल में हम इंदौर वापस लौटे। एसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन उस दिन घटना की सूचना मिलने पर गांव पहुंचने वाले पहले आला अफसर थे। उन्होंने कम फोर्स के बावजूद खुद मोर्चा संभाला था। वो बताते हैं कि रैली को एसडीएम की इजाजत मिली थी, लेकिन सब कुछ स्फूर्त नहीं था, कुछ प्लानिंग भी थी। नाले के उस पार एक छत से यहाँ बहुत सारे लोग थे जिनके पास में लाठी डंडे थे, वहाँ से 2 फायर हुए। जो पुलिस की मौजूदगी में 2 फायर हुए, तो हमारे द्वारा जिस घर से फायर हुए थे वहाँ 2 टीयर गैस सेल फेंके गए। जिस घर से फायर हुए थे वहाँ से हम लोगों ने 3 युवकों को जो छत पर चढ़े हुए थे उन लोगों को पकड़ा। तो उस भागती हुई भीड़ ने जो सबसे किनारे का घर था, उस घर के लोगों के साथ में एक विवाद हुआ, एक झगड़े का इंसिडेंस दिख रहा है, इसी वीडियो में दिखता है। पुलिस अब पूरे गांव में तैनात है। तकलीफ उन घर वालों की भी है जिनके घर तोड़ दिए गए हैं। ना तो हमको कोई नोटिस दिया सर, ना सूचना दी कि आपके मकान हटाया जाएगा, ना अतिक्रमण आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को भी कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। कोई मोहलत दी सामान वामान निकालने की? कुछ भी नहीं दिया और ऐसे ही तोड़ दिया लगा के। क्या क्या टूट गया इसमें? आगे का छज्जा टूटा है। आगे के 8 फीट जगह थी आगे। अच्छा, आगे लेटरिन बाथरूम थी, सब तोड़ दिया। उधर भगवा संगठन कहते हैं तनाव उज्जैन में शांतिपूर्ण रैली पर पथराव से भड़का। आप रैली देखिए, उसमें रैली जा रही है, अंदर तरफ जा रही है और सामने से पत्थर गिरना शुरू हो गए। कैसे हो गए? छतों से कैसे दिखना चालू हो गए? तो किसी ने उसकी वेल कॉन्फ्रेंस ही है ये, तो प्लान्ड है वो। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी एक स्टाइल है अब काम करने की, ये दिख रही है, वो वैसे ही है। वो कोई नहीं, कोई क्या आपको लगता है कोई पीएफआई जैसा कोई बाहरी संगठन भी इन्वॉल्व है इसमें? जो है ना, वही है। पहले सिमी था, अब पीएफआई है। उज्जैन में जहां से पत्थर चले, प्रशासन ने महाकाल प्रोजेक्ट के नाम पर उस अब्दुल हमीद के घर का हिस्सा ढहा दिया। मंदसौर में भी मस्जिद के बाहर नारेबाजी हुई। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की बात की पत्थरबाजों पर। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। बहरहाल मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के पहले जागृति के नाम पर माहौल तनावपूर्ण है। दोष किसका है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन नुकसान आम आदमी का है, ये समझ सकते हैं। ये किसी मंदिर के लिए
चंदा मांगने की कोशिश की थी या एक तरह से गांव को डराने की कोशिश थी, क्योंकि हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं और दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो खेत खलिहान है। इतनी दूर अगर यहाँ कोई चंदा लेने आए उससे ज़्यादा का उसका पेट्रोल खर्च हो जाएगा, और वैसे भी ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो एक तरह से समझ बनती है कि यहाँ चंदा मिलने की गुंजाइश भी कम थी। तो ऐसे में मकसद क्या होगा, चंदा लेना या फिर गांव वालों को किसी तरह के तनाव में या किसी तरह का आतंकित करना, ये मकसद भी समझ में आता है। चांदनखेड़ी गांव से अपने सहयोगी समीर खान और कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की, जिनकी सड़क दुर्घटना में वो घायल हो गए हैं और इस हादसे में उनकी पत्नी विजया की मौत हो गई। वहीं उनके एक और करीबी के भी मारे जाने की खबर है। ये हादसा कर्नाटक और गोवा की सीमा पर हुआ है। प्रधानमंत्री ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात कर उनके इलाज के लिए इंतजाम करने के लिए भी कहा है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक की हालत स्थिर बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर रायबरेली में इंक यानी स्याही फेंक दी गई। उस वक्त अमेठी पुलिस ने उनको उनके एक बयान में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में ही जो है सोमनाथ भारती पर सीएम योगी आदित्यनाथ को भद्दी बातें कहने और जान से मारने की धमकी के आरोप में FIR दर्ज की गई। और ये कह दो, ये सब करने से कुछ ना होने वाला। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। सोमनाथ भारती की रायबरेली पुलिस से बहस हो रही थी कि एक शख्स ने उनके मुंह पे रोशनाई फेंक दी। सोमनाथ स्कूलों की हालत देखने जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा था। रोशनाई फेंकने वाला पुलिस की मौजूदगी में अपना काम कर चला गया। पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। इस पे सोमनाथ भड़क गए और सीएम योगी को भी कुछ भद्दी बातें कही। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुल नहीं बुलाए योगी आप उनको अरेस्ट होना चाहिए, आप उनको। और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये सब आप लोगों की मिली भगत है, समझ गए ना आप लोगों ने। आप समझ लीजिए, यही काम करवा रहे हैं आप। इसी बीच अमेठी से वहां आई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। उन्हें शनिवार को अमेठी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए इस बयान की वजह से गिरफ्तार किया गया। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं, ऐसी बदतर हालत में है। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ये पुलिस लगा देते हैं स्कूलों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए नहीं इनके पास पुलिस है। आज उन्होंने खुलेआम योगी सरकार की तरफ से फौरन ही संसदीय कार्य मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा कि गाली गलौज आम आदमी पार्टी की पहचान बन गई है। वो यहाँ नक्सलवादी राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए अरविंद केजरीवाल माफी मांगे। आज उन्होंने खुलेआम हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सोमनाथ भारती ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वह सभ्य समाज और लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं। उन्हें यदि तनिक भी मुख्यमंत्री पद की गरिमा का भान है तो उन्हें तुरंत सोमनाथ भारती की इस करतूत के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर ट्वीट कर लिखा कि योगी जी, हमारे MLA सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फिकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने खराब हैं क्या? कोई आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हो? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनीष सिसोदिया से पूछ लीजिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई में असली फायदा बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी भी यही चाहती है कि आम आदमी पार्टी प्रचार में रहे, ताकि जो नॉन बीजेपी दल हैं उनमें एक नया दल पैदा हो जाए, ताकि उसके खिलाफ जो वोट हैं उनका बंटवारा हो सके। अमेठी में अरुण, रायबरेली में फैज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। रविवार को जम्मू कश्मीर हाईवे पर एक पुल के गिरने से सड़क यातायात यहां पर ठप पड़ गया। यहां NH44 की सड़क पर यातायात बंद पड़ा है। रामबाण में केला मोड़ पर एक पुल के गिरने से करीब 150 मीटर तक गाड़ियों को रोक देना पड़ा।
ट्रैफिक पुलिस के आदेश के मुताबिक जम्मू और श्रीनगर के बीच हाईवे पर यातायात की इजाजत नहीं दी गई है। अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से है, जहां डोडा जिले में सोमवार रात करीब 7:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि यहां रिक्टर स्केल पर 5.1 के झटके महसूस हुए। इसका असर भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में महसूस किया गया। इससे कई घरों में दरारें भी आ गई, लेकिन किसी के जान जाने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां जशपुर जिले में हाथियों का आतंक फैला हुआ है। अलग अलग घटनाओं में हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर पत्थल गांव इलाके में ये दुर्घटना घटी। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ गांव वाले उस रास्ते पर जा रहे थे जिन रास्तों पर जाने की मनाही की गई है। अब उस इलाके में हाथियों का खौफ फैल गया है।